आत्मनिर्भर भारत की एक और उड़ान। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में HAL की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित की। कारखाने में अगले 20 वर्षों में बनेंगे 1000 हेलीकॉप्टर। पीएम ने कहा, हमारा संकल्प विदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मर पर निर्भरता कम करने का। विरोधियों पर बोला हमला, कहा झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है ये HAL की फैक्ट्री। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का किया उद्घाटन। हरित ईंधन के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए ग्रीन मोबिलिटी रैली की भी शुरुआत की। कहा, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में ऊर्जा सेक्टर की बड़ी भूमिका। ऊर्जा के नए संसाधनों के विकास और एनर्जी ट्रांजिशन में भारत को बताया विश्व की सबसे मजबूत आवाजों में से एक। विपक्ष के हंगामे के चलते फिर ठप रही संसद। दोनों सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष अडानी मामले पर JPC की जांच पर अड़ा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराए जाने की परंपरा। विपक्ष से की चर्चा कराए जाने की अपील। बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया चर्चा से भागने का आरोप। MCD की बैठक में हंगामे की वजह से दिल्ली को फिर से नहीं मिल सका मेयर। तीसरी बार टला मेयर का चुनाव। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर मढ़ा हंगामे का दोष। बीजेपी ने लगाया आम आदमी पार्टी पर अपने पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप। और एक के बाद एक कई भूकंप से दहले तुर्की और सीरिया। कई इमारतें हुई जमींदोज। 2500 से भी ज्यादा लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की और आशंका। दुनिया भर से मदद के लिए बढ़े हाथ। भारत की ओर से राहत सामग्री के साथ NDRF के खोज बचाव दलों और चिकित्सा दलों को भेजने का फैसला। नमस्कार, DD न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली और बड़ी खबर, ऊर्जा महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करने के लक्ष्य के साथ शुरू हो गया है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने भारत की ग्रीन एनर्जी की सोच पर उठाए जा रहे कदमों को सामने रखा और नए बजट में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा देने के प्रावधानों का भी जिक्र किया। दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी से बढ़ती आर्थिक महाशक्ति भी। देश में 60 करोड़ लोग रोज पेट्रोल पंप जाते हैं। यानी भारत की ऊर्जा खपत और भविष्य की जरूरत दोनों ही काफी बड़े पैमाने पर हैं। बेंगलुरु में ऊर्जा सप्ताह 2023 के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं और प्रतिभागियों के सामने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भारत के प्रयास, देश में आर्थिक सामाजिक विकास और बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को सिलसिलेवार ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए भारत एक 4 सूत्रीय रणनीति बनाकर काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। देश में घरेलू स्तर पर ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने, प्राकृतिक गैस वितरण के इंफ्रा को तैयार करने, वैकल्पिक स्रोतों सोलर और पवन ऊर्जा का विस्तार करने और बायो हाइड्रो जैसी ऊर्जा को सबकी पहुंच में बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने वाले E20 का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत देश भर में 84 आउटलेट शुरू किए गए हैं। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में
भारत की भूमिका विश्व में अग्रणी बनी हुई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स को बल मिले। बजट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलार और रोड जैसे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री ने ग्रीन मोबिलिटी को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में शिरकत करने वाले सभी वाहन हरित ऊर्जा चालित थे। वहीं उन्होंने अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दियां लॉन्च की। एक ड्रेस को बनाने में रिसाइकल की हुई लगभग 28 पीईटी बोतलों और कपास का उपयोग किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक और पहल इंडोर सौर कुकिंग प्रणाली के ट्विन कुकटॉप मॉडल का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सौर पंप की तरह ये भी तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय होगा और आने वाले दिनों में तकरीबन 3 करोड़ घरों में कुकटॉप होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एनर्जी मास मूवमेंट चल रहा है, जो पर्यावरण हितैषी भी है और निवेश की अपार संभावनाओं से भरपूर भी। भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलर कुकटॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी एक तरह से हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें ऊर्जा खपत को कम करने और नई चुनौतियों से बचने की तकनीक को प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने कहा कि वेस्ट टू वेल्थ हो या फिर डीकार्बनाइजेशन की पहल, भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ विकास कर रहा है। भारत सबके लिए ऊर्जा, सर्वसुलभ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु से तापस भट्टाचार्य और अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में रक्षा उपकरण के निर्माण को तब और मजबूती मिली जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही पीएम ने 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। अपने संबोधन में डबल इंजन की सरकार के महत्व को सामने रखते हुए पीएम ने केंद्रीय बजट को सशक्त भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट बताया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारखाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति आत्मनिर्भर भारत की सशक्त पहचान को प्रदर्शित करता है। इस नए ग्रीनफील्ड कारखाने में हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इको प्रणाली में बढ़ोतरी होने से भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिली है। ये कारखाना एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधाओं वाला है और शुरू में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन यहाँ से होगा। पीएम मोदी ने तुमकुरू में जिस HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किया, इसकी आधारशिला भी उन्होंने 2016 में खुद ही रखी थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने HAL को लेकर पूर्व में की गई राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे एक दिन हारता जरूर है। यही HAL है जिसका नाम लेकर
लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। ये अगले 20 सालों में 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाएगी जो भारत के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करेगी। और ये भारत की फौजी नीड्स ही नहीं पूरी करेगी, बल्कि भारत के बढ़ते हुए नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन सेक्टर की भी नीड्स पूरी करेगी। पीएम मोदी ने तुमकुरू में तिपटूर और चिक्कनायकनहल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तिपटूर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना 430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा सकेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला रखी। जो ये नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, इससे तुमकुरू कर्नाटका के ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस समय चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु मुंबई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इन सभी में कर्नाटका का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अभी हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसे किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। आजादी के इस अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठजन, सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से कर्नाटक निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार न सिर्फ भौतिक बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 3.5 सालों में नल से जल योजना का विस्तार 3 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 11 करोड़ परिवारों तक किया जा चुका है। ब्यूरो इनपुट के साथ नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर संसद से, जहां बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में 10 नोटिस दिए गए थे और विपक्ष अडानी के मामले पर चर्चा चाह रहा था, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने नियमों का हवाला देकर उनकी मांग को खारिज कर दिया। भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की और फिर पूरे दिन के लिए। उधर लोकसभा में भी यही नज़ारा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने बार बार विपक्ष के सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर बैठने की अपील की, लेकिन विपक्ष के सदस्य अदानी समूह के मामले पर लगातार नारेबाजी करते रहे और जेपीसी की गठन की मांग कर रहे थे। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई और जब 2 बजे के बाद भी सदन की कार्यवाही नहीं चली तो पूरे दिन के लिए उसे स्थगित कर दी गई। और अब दिल्ली की राजनीति, जहां मेयर को चुनने की प्रक्रिया एक बार फिर से पूरी नहीं हो पाई।
दिल्ली के मेयर चुनाव कराने की तीसरी कोशिश भी आज विफल हो गई। हंगामे के बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर उसके पार्षदों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रही है। हंगामे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली को एक बार फिर से मेयर नहीं मिल सका है। एमसीडी में हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव आज तीसरी बार भी नहीं हो सका। पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को अदालत से सजा हो चुकी है, इसलिए उन्हें सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दोनों को सदन से बाहर जाने का ऐलान किया, लेकिन वे नहीं गए और हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए महापौर के चुनाव को अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है। तीसरी बार चुनाव टलने के बाद आप और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार तीसरी बैठक में जिस तरह से व्यवधान उत्पन्न किए गए, बैठक को चलने नहीं दिया गया और उसका परिणति ये हुई कि आज भी चुनाव संभव नहीं हुआ। 2 एमएलए उनके जो मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर है हाउस के, वो कन्विक्टेड हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी को प्रवोक करने की कोशिश करी जा रही थी कि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हंगामा करे और चुनाव को रोके, लेकिन हम चाहते थे कि दिल्ली को मेयर मिले। बीजेपी ने मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी पर उसके पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई स्थगित करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, उनको आम आदमी पार्टी द्वारा अप्रोच किया गया, पैसे देने का लोभ दिया गया, पद देने का लोभ दिया गया और कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालें। गौरतलब है कि एमसीडी सदन की बैठक 6 जनवरी और 24 जनवरी को 2 बार बुलाई गई थी, लेकिन भाजपा और आप के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने मेयर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रही है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब G20 बैठकों से जुड़ी खबर, जिसके तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में 9 से 11 फरवरी के बीच आयोजित होगी। इसमें सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर कुल 124 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मीटिंग के 3 उद्देश्य हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए एकीकृत, व्यापक और सर्वसम्मति से संचालित दृष्टिकोण अपनाना, G20 देशों के लिए मिशन लाइफ को सामूहिक रूप से एक नया, टिकाऊ और लचीले विकास प्रतिमान के रूप में परिभाषित करने के साथ ही COP27, CBD COP15 और UNCCD COP15 द्वारा किए गए मौजूदा आधारभूत कार्य को आगे बढ़ाने पर जोर देना होगा। G20 के दौरान भूमि क्षरण, जैव विविधता में कमी, समुद्र में बढ़ता प्रदूषण, संसाधनों की अधिकता और अपशिष्ट अवशोषण की कमी जैसे अहम विषयों को भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत पर्यावरण से जुड़ी अपनी उपलब्धियों को भी वैश्विक पटल पर सामने रखेगा। हमारा ये जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप है, इसकी मीटिंग बेंगलोर में होने जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन का विषय, सर्कुलर इकोनॉमी का विषय, ब्लू इकोनॉमी का विषय, ये भविष्य के विश्व में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक बड़े विषय बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय कदम है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने समय से पहले अपने एनडीसीज के लक्ष्य को पूरा किया। हम उन चुनिंदा देशों में जिन्होंने 2070 के लो कार्बन एमिशन के अपने प्लान को प्रस्तुत किया।
और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद है पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ावा देना। युवा संगम के पहले चरण की शुरुआत इसी महीने होगी, जिसमें 1000 छात्र शामिल होंगे। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों के 300 छात्र अन्य राज्यों का दौरा करेंगे, जबकि अन्य राज्यों के 700 छात्र पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। पहला पायलट प्रोजेक्ट 1000 युवाओं के साथ किया जाएगा, जिसमें 300 युवा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आएंगे और 700 देश के अन्य राज्यों से आएंगे। जो अन्य राज्यों के युवा होंगे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको नॉर्थ ईस्ट के जो उनके पार्टनर स्टेट है वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के परंपरा, वहाँ की प्रगति, वहाँ की प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा और एक संबंध, अटूट संबंध नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच में बने, विशेष तौर पर युवाओं के साथ बने, उस दिशा में कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 14 से 26 फरवरी के बीच 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। दिल्ली, नासिक, जयपुर, राजमुंदरी, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, रांची और केवड़िया में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें 80 से भी ज्यादा नाटकों का मंचन होगा। इसमें लोक दर्शन, पुस्तक विमोचन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां और मास्टर क्लासेस जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक संपदा को दर्शाना और रंगमंच के माध्यम से वैश्विक पटल पर देश को समृद्ध बनाना है। 22वां राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव, जो कि 14 फरवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली सहित भारत के 10 शहरों में जिसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन 14 फरवरी को दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में किया जाएगा 6 बजे शाम को, और इसका समापन समारोह यूनिटी नगर, एकता नगर, केवड़िया, गुजरात में 26 फरवरी को किया जाएगा। इसमें करीब 80 नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें करीब 33 नाटक दिल्ली में होंगे, बाकी 47 नाटक बाकी 9 शहरों में किए जाएंगे। अगली खबर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से आज से मसूरी में 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। इस कार्यशाला में आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पहले दिन कार्यशाला में 2021 में ऋषि गंगा, रैनी तपोवन आपदा के दौरान प्रशासनिक अनुभवों और चुनौती पर भी मंथन किया गया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और कानूनी विषयों पर भी चर्चा की गई। जिला स्तर पे एखादा आपदा आती है तो उसका व्यवस्थापन कैसे किया जाए, प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है और इन सब का क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसका जिला स्तर पे ऑलरेडी प्लान्स उपलब्ध है पर उनको अद्ययावत करना और उसको और मजबूत कैसे बना सकते हैं, ताकि हमारी पूर्व तैयारी, एक आधा जब विपत्ति आती है तो हमारी पूर्व तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। उसके हिसाब से एक प्लान कैसे बनाया जाए, पॉलिसी कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर ये कार्यशाला है। अकादमी के उपनिदेशक अभिराम जी शंकर ने बताया कि कार्यशाला में 15 राज्यों के 25 IAS अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से आपदा पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। ये 3 दिन का एक नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है मार्च 10-11 दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका एक प्री इवेंट है, कर्टन रेसर, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगा और ऑफिसर्स जो आए हैं इनका एक्सपीरियंस आधारित हम सजेशंस भी लेंगे। दक्षिण कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर कोरिया के बौद्ध तीर्थयात्रियों का एक दल भारत आएगा। 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों का यह दल 9 फरवरी से 23 मार्च तक करीब 43 दिनों तक 1200 किलोमीटर का सफर तय कर बौद्ध धर्म के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेगा। यात्रा सारनाथ से शुरू होगी और श्रावस्ती तक चलेगी। भारत में दक्षिण कोरिया के बौद्धों की अब तक की सबसे बड़ी तीर्थयात्रा में भिक्षुओं सहित
108 कोरियाई बौद्ध तीर्थयात्रियों का एक बड़ा दल जल्द ही भारत पहुंचेगा। ये भारत सहित नेपाल के 7 पवित्र बौद्ध स्थलों के दर्शन के लिए 43 दिनों तक 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। इस यात्रा में 5000 कोरियाई नागरिक भी हिस्सा लेंगे। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोरिया गणराज्य के राजदूत चांग जे बोक ने कहा कि अपनी तरह की पहली इस यात्रा से भारत और कोरिया के संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से विश्व शांति और सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा। We are confident that this will go a long way towards further deepening our people-to-people contacts and cultural exchanges. Second, the pilgrimage has the potential to popularize the Buddhist pilgrimage route in India, much like the Camino de Santiago in Spain. It will definitely attract many Buddhist travelers to India from around the world. इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि इस तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थयात्री बुद्ध के जन्म स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थल तक जाएंगे। ये यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर तरह से यात्रा में सहयोग कर रही है। ये जगह जगह रास्ते में ही रुकेंगे, जो हमारे गांव है शहर है उनमें रुकेंगे और पूरा इनको जो है जो हमारे कल्चर है उसके बारे में लोगों से इनका जो है वहाँ पर इनके संबंध भी आएंगे। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह से कोरिया के ये पिलग्रिम आ रहे हैं तो केवल कोरिया भी नहीं, बाकी जो देश है जहाँ पर बुद्धिज्म प्रचलित है, चाहे वो जापान हो, चीन हो या और जो देश है वहाँ पर जो है हम बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को और टूरिस्ट को इस सर्किट पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन पूरी यात्रा को कवर करेगा और विजुअल्स के साथ साथ कंटेंट भी दूसरे मीडिया के साथ साझा करेगा। कोरियन तीर्थयात्री आएंगे, उनके साथ हमारी दल चलेंगे और उनके क्या अनुभव रहे, उन्होंने क्या क्या जगहें देखी, किस प्रकार लोगों से मेल मुलाकात उनकी होती हैं, इसको पूरा कवरेज हमारी तरफ से किया जाएगा। और इस कवरेज को हम अपने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तो दिखाएंगे ही, साथ ही जो अन्य मीडिया प्रसारक हैं उनके साथ भी हम इसको बांटेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से आने वाले बुद्ध अनुयायियों की सुविधा और बुद्ध सर्किट की कनेक्टिविटी के लिए कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत की थी। आजादी के अमृत महोत्सव और G20 के दौरान हो रही इस यात्रा से न केवल कोरिया और भारत के संबंधों को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। दूरदर्शन के सौजन्य से इसको देखिएगा, इस यात्रा को जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत हुई। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।